हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द माय चैनल। आज हम लोग डीएसपी की पाठशाला का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के साइंस के क्वेश्चन को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग झारखंड जीके और सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं, तो उसे आप एक बार जाकर प्ले लिस्ट से ज़रूर देख लें। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। उच्च वेग के लिए जो मात्रा यूज होता है वह मैक नंबर यूज होता है। तरंग दैर्घ्य के लिए जो यूज होता है वह एंगस्ट्रम यूज होता है। दाब का जो इकाई है वो पास्कल है। और ऊर्जा की जो इकाई है जूल है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है, कारण है कि इसका जो वह शीर्ष भाग से पतली या टेपर हो गई है। दूसरा ऑप्शन है वह बड़े तल क्षेत्र को आच्छादित करती है। ऑप्शन सी इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है। ऑप्शन डी गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर ही रहती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी गुरुत्व केंद्र से जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर लाइन है तल के अंदर ही रहती है। अब हम समझ लेते हैं गुरुत्व केंद्र कहते किसको हैं। तो गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहाँ किसी वस्तु का संपूर्ण भार केंद्रित होता है। ये इसका एक आसान सा डिफिनेशन है। गुरुत्व केंद्र है क्या? तो गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहाँ किसी वस्तु का संपूर्ण जो भार होता है वो केंद्रित होता है। अब इसे एक फिगर के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास कोई 2D फिगर है। अब इसे एक बिंदु से हम लटका रहे हैं, ठीक है, इसे एक बिंदु के थ्रू हम इसको लटकाते हैं। अब इस स्थिति में वस्तु के ऊपर जो वर्टिकल लाइन है उसे हम एक धागे से इसका एक निशान बना लेते जाती है। हम इस तरह से इसको एक निशान बना लेते हैं। अब दूसरी स्थिति में क्या करते हैं, उसे एक अन्य बिंदु से लटकाते हैं, ठीक है, जो पहले वाले बिंदु से दूर में हो थोड़ा। उसके बाद क्या करते हैं, इसे इससे होकर जो जाने वाली है वो वर्टिकल लाइन, फिर से इसका एक निशान बना लेते हैं। अब जो पहली स्थिति की जो लाइन है और दूसरी स्थिति लाइन है जहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं उसे ही हम किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहते हैं, ठीक है। ये काफ़ी आसान सा चीज़ है, समझ गए होंगे। तो गुरुत्व केंद्र क्या है? तो गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहाँ की किसी वस्तु का संपूर्ण भार केंद्रित होता है, ठीक है। अब कोई भी जो बॉडी है उसका जो गुरुत्व केंद्र है वो हमेशा अंदर में ही रहता है, जैसे कि इस फिगर में अंदर की ओर बना हुआ है। वैसे ही अगर हम दूसरा फिगर ले लें, मान लीजिए ये मेरे पास सर्किल है, तो इसका जो गुरुत्व केंद्र है वो हमेशा इसके केंद्र ही रहता है। तो ये इसका गुरुत्व केंद्र है। इसमें भी जो गुरुत्व केंद्र बन रहा है अंदर की ओर बन रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मेरे पास ये कोई वर्ग या आयत है। इसके जो विकर्ण एक दूसरे को जहाँ पर काट रहे हैं तो वो इसका गुरुत्व केंद्र है, यानी इसमें भी जो गुरुत्व केंद्र है वो अंदर ही बन रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि जहाँ पर भी गुरुत्व केंद्र बनेगा वो हमेशा बॉडी के अंदर ही बनता है। जैसे जो ह्यूमन का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर है? तो उसके नाभि के पास है। ये मेरा कोई आदमी है तो आदमी का जो गुरुत्व केंद्र है वो उसके नाभि के पास है। तो ये आप समझ गए गुरुत्व केंद्र क्या होता है। अब समझते हैं कि गुरुत्व केंद्र का दैनिक जीवन में क्या यूज है। तो कोई भी वस्तु जो बैलेंस की स्थिति में रहता है वो गुरुत्व केंद्र के कारण ही रहता है, ठीक है। आप ये पॉइंट समझ लीजिए कि कोई भी वस्तु जो है बैलेंस के स्थिति में क्यों होता है, क्योंकि वो गुरुत्व केंद्र के कारण होता। अब बैलेंस होने के लिए जो है कोई भी वस्तु का जो बैलेंसिंग पोजीशन है उसके लिए दो चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है। पहला चीज़ क्या होना चाहिए? पहला चीज़ ये होना चाहिए कि इसका गुरुत्व केंद्र हमेशा अंदर की ओर होना चाहिए, ये तो बता दिए। उसके बाद ये होना चाहिए कि जो गुरुत्व केंद्र है वो हमेशा आधार तल, जो इसका जो आधार तल है उसके नज़दीक होना चाहिए, यानी जो गुरुत्व केंद्र है ज़्यादा से ज़्यादा नीचे नीचे बना होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा। पहला पॉइंट क्या है कि गुरुत्व केंद्र हमेशा गुरुत्व पॉइंट क्या अंदर की ओर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि गुरुत्व केंद्र आधार तल के निम्नतम दूरी पर, यानी आधार तल से समीप होना चाहिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये होना चाहिए कि जब भी कोई हम वर्टिकल लाइन खींचें तो वो गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरे और उसके आधार के तले या तो उसको स्पर्श करते हुए गुजरे या फिर उससे काटते हुए गुजरे। ये तीन पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। कौन कौन सा पॉइंट? पहला पॉइंट कि गुरुत्व केंद्र हमेशा बॉडी के अंदर होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, गुरुत्व केंद्र जो है आधार तल के समीप होने चाहिए, मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा नीचे की ओर होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट, जब भी हम कोई वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर लाइन खींचें तो ये गुरुत्व केंद्र से होते हुए या तो इसके आधार तल को स्पर्श करते हुए जाए या फिर इसको काटते हुए जाए। ये तीन पॉइंट है। अब यही तीन पॉइंट के कारण ही कोई वस्तु बैलेंस रहता है। अब यह हम देख लेते पिसा की झुकी हुई मीनार का जो स्थिति है वो क्यों बैलेंसिंग पोजीशन में है। तो ये जैसे फिगर में हम देख रहे हैं कि ये मेरा पिसा की झुकी हुई मीनार है। इसका जो आधार है ये पॉइंट है, ठीक है। अब हम क्या बोले थे कि जो गुरुत्व केंद्र है वो आधार से ज़्यादा से ज़्यादा सटा होना चाहिए। तो ये मान लीजिए इसका कहीं पर ये गुरुत्व केंद्र ये बन रहा होगा,
ठीक है। अब इससे हम एक वर्टिकल लाइन गुजारेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि इसका जो वर्टिकल लाइन है ये आधार से होकर गुजर रहा है, इसलिए जो पिसा की झुकी हुई मीनार है अभी तक बैलेंस पोजीशन में बनी हुई है। अब मान लीजिए ये पिसा की जो झुकी हुई मीनार है ये थोड़ा इस तरह से टिल्ट हो जाए, ठीक है। अब जो इसका जो गुरुत्व केंद्र बनेगा ये यहाँ कहीं पर बनेगा। अब इससे हम अगर वर्टिकल लाइन गुजारें तो ये देखिए आप इसके आधार से काफ़ी दूर चल गया ये वर्टिकल लाइन। अब इस दूर होने की वजह से क्या है ये गिर जाएगा। तो ये आप इसे याद रखिएगा, इसी वजह से जो पिसा की झुकी हुई मीनार है वो अभी तक बैलेंस बना हुआ है। अब गुरुत्वीय केंद्र का एक दूसरा सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, जब हम पर्वतों पर चढ़ते हैं तो उस समय जो पर्वतारोही है वो झुक जाते हैं। अब ये क्यों झुक जाते हैं, तो इसका भी वजह यही है कि ये अपने गुरुत्व केंद्र को बैलेंस बनाने के लिए झुक जाते हैं, ताकि जो इससे होकर गुजरने वाला जो ऊर्ध्वाधर लाइन है इसके आधार से होकर गुजरे। अगर ये सीधा चलेगा तो ये पर्वत से गिर जाएंगे। इसलिए जो पर्वतारोही है चढ़ाई करते समय अधिकतर समय वह अपने आप को थोड़ा झुका कर चलते हैं, ताकि जो ऊर्ध्वाधर लाइन हो उसके आधार से होकर गुजरे। तो ये 2 पॉइंट को याद रखिए गुरुत्व केंद्र के बारे में। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। हम अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? 1/9 भाग, 1/10 भाग, 1/6 भाग या 1/4 भाग? तो समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का 1/10 भाग जो है समुद्र के ऊपर दिखाई देता है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्रह्मांड के इतिहास में सबसे पुराना डॉक्यूमेंट प्रकाश जिसे हाल में ही जारी किया गया था किस टेलीस्कोप के द्वारा कैप्चर किया है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स होरिजन स्पेस टेलीस्कोप, थियानवेन स्पेस टेलीस्कोप या भास्कर स्पेस टेलीस्कोप? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स वेब टेलीस्कोप अमेरिका, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, परम शून्य है किसी भी तापमान पैमाने का प्रारंभिक बिंदु, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, उसके बाद वह तापमान जिस पर सभी द्रव पदार्थों का वाष्प जम जाते हैं, और हमारा अगला जो ऑप्शन है वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ हैं वाष्पीय प्रवस्था में होते हैं। तो परम शून्य तापमान, ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। तो वह सैद्धांतिक रूप जहाँ पर न्यूनतम संभव तापमान हो, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है कि ये एक न्यूनतम टेम्परेचर है जहाँ से किसी वस्तु के उसके बाद तापमान संभव नहीं होगा। इस ताप पर जो है आणविक ऊर्जा न्यूनतम होती है। अब परम में शून्य तापमान का जो है 2 पॉइंट याद रखिएगा। इसे जो केल्विन में मापते हैं ये 0 डिग्री केल्विन है, और सेल्सियस में देखेंगे तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना कितना, अगर केल्विन में है तो 0 डिग्री केल्विन, और अगर सेल्सियस में है तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे आप याद रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्चा होगा। ये आसान सा क्वेश्चन, इसे आप बना लेंगे। मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा, एनर्जी इक्वल टू होता है पावर इंटू टाइम। यहाँ पर हमारा जो पावर दिया हुआ है ये 100 वाट का बल्ब है, और कितने घंटे चल रहा है तो ये 10 घंटा चल रहा है, यानी जो ये बनेगा 1000 वाट आवर, ठीक है, वाट आवर। अब आगे देखते हैं, वाट आवर ये हो गया। उसके बाद जो वाट आवर, इसके लिए जगह थोड़ा चाहिए, 1000 वाट आवर आ गया। अब जो यूनिट होता है, यूनिट हमेशा किलो वाट आवर में निकलता है हमारा। यूनिट जो है किस में निकलता है, किलो वाट आवर में। तो ये जो वाट आवर है इसको हम किलो वाट आवर में चेंज करेंगे तो 1000 वाट आवर है तो ये कितना बन जाएगा, 1 किलो वाट आवर बनेगा। अब ये जो 1 किलो वाट आवर हो गया, एक यूनिट हो गया, ठीक है। तो अब एक यूनिट दाम कितना दिया है, एक यूनिट का दाम 5 रुपये दिया हुआ है, तो यानी जो इसका आंसर हो जाएगा 5 रुपये आ जाएगा। तो इसे आप सोल्व कर लीजिएगा आसान से, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। तो इसका जो आंसर निकलेगा वो 5 रुपये निकलेगा, ठीक है। एनर्जी इक्वल टू पी इंटू टाइम, इस फॉर्मूले पर ये आसानी से बन जाएगा। सिर्फ यूनिट को हमेशा किलोवाट आवर में कन्वर्ट करके बना देना है। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो श्रीहरिकोटा से हम क्या उपग्रह को छोड़ते हैं, यानी ए का 4 हो जाएगा। उसके बाद पोखरन, यहाँ पर जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट है, पोखरन न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए है। थुम्बा, यहाँ से रॉकेट को हम प्रक्षेपित करते हैं या प्रमोशन केंद्र है। और काकड़ा पारा ये परमाणु बम विस्फोट स्थल है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
सॉरी, इसमें लगता है कुछ मिलान गलती हुआ। श्रीहरिकोटा यहाँ से ए का 4 हो गया। पोखरन से क्या है, तो पोखरन में परमाणु बम विस्फोट स्थल है, बी का 1 हो जाएगा। थुम्बा क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो जाएगा, सी का 3। और काकड़ा पारा है, ये आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट हो जाएगा, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 का सी हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं, श्रीहरिकोटा से क्या, उपग्रह का प्रक्षेपण। उसके बाद पोखरन में परमाणु बम विस्फोट स्थल, ठीक है, बी का 1। उसके बाद थुम्बा, थुम्बा से क्या, हमारा रॉकेट प्रमोशन केंद्र। और काकड़ा पारा न्यूक्लियर पावर प्लांट। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में निम्न से किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का या नियोन का। तो सड़क की रोशनी में जो पीले लैंप का बहुतायत में यूज हो रहा है, ये सोडियम है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है, आधार सड़क के निर्माण के लिए, कृषि मृदा के सुधार के लिए या सीमेंट के उत्पादन के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी जो इस्पात स्लैग है इसका हम सभी में यूज करते हैं, आधार सड़क के निर्माण के लिए भी, कृषि मृदा के सुधार के लिए भी और सीमेंट के उत्पादन के लिए भी। अभी हाल में गुजरात के सूरत में इस्पात स्लैग का यूज करके सड़क बनाया गया है, ये करंट अफेयर है, इसे आप याद रखिएगा। गोताखोर को सांस लेने संबंधित क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं, ऑक्सीजन तथा हीलियम, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा नियॉन, ऑक्सीजन तथा आर्गन। तो गोताखोर जो है वो क्या अपने साथ ले जाते हैं, जब समुद्र में डुबकी लगाते हैं, तो वो ऑक्सीजन और हीलियम का गैस सिलेंडर ले जाते हैं, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, देख लेते हैं इसको। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल ये काफ़ी आसान है, ये काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। तो लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल ये सिरका में मिलता है। उसके बाद साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों और नींबू में मिलता है। और ब्यूट्रिक अम्ल ये बटर यानी दुर्गंध युक्त मक्खन में है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, एक मिनट इसे चेंज कर लेते हैं हम। हाँ, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, फिर से मिलान करना है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो लोहा, लोहा में क्या है, तो ये हीमोग्लोबिन, लोहे में क्या है, तो ये रक्त के हीमोग्लोबिन पाया जाता है लोहा। तो ए का 3 हो जाएगा। शीशा क्या है, तो शीशा संचायक बैटरी में यूज होता है, तो यानी बी का 4 हो जाएगा। चांदी का उपयोग क्यों करते हैं, तो फोटोग्राफी के रूप में चांदी का यूज करते हैं। और तांबा का जो यूज है तड़ित चालक के रूप में करते हैं, यानी डी का 2 हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जौ विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया था। ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे आप याद रखिएगा। न्यूटन, आइंस्टाइन, चार्ल्स डार्विन या लैमार्क है। तो जौ विकास को जो सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे वो लैमार्क ने दिए थे। उनकी एक पुस्तक थी फिलोसफी जियोलॉजी की, उसी में ये जौ विकास के सिद्धांत को दिए थे। कपास का प्रमुख घटक क्या है, प्रोटीन, वसीय अम्ल, सेल्यूलोज या ग्लिसरीन। तो कपास का जो प्रमुख घटक है वो है आपका सेल्यूलोज, जिसमें 94% सेल्यूलोज होता है। डीएनए की द्वि कुंडली यानी डबल हेलिक्स संरचना किसके द्वारा दी गई है, एच जी खुराना, वाटसन एंड क्रिक, जैकब एंड मैनोड या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था, यानी जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी बनेगा। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोन में परिवर्तित होकर भंडारित होता है। इसका मतलब यह है कि जो शरीर का जो अतिरिक्त ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ पर भंडारित होता है, आमाशय में, पित्त में, आग्नाशय में या यकृत में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी यकृत में। यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि भी है, इसे आप याद रखिएगा। हाल में किस संस्थान में परम अनंत सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया गया है, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गांधीनगर या आईआईटी कानपुर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आईआईटी गांधीनगर। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाण कितना होता है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। 5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर, 8 से 10 लीटर या 10 से 12 लीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 से 6 लीटर। मधुसूदन यानी इंसुलिन अंतःस्राव एक है, एस्टेरॉल, वसीय अम्ल, पेप्टाइड या ग्लाइकोलिपिड। तो इंसुलिन एक पेप्टाइड है, या इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इंसुलिन क्या है, एक पेप्टाइड है,
इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब जान लेते थोड़ा इंसुलिन। तो इंसुलिन रासायनिक संरचना की दृष्टि से एक पेप्टाइड होता है जिसको बनाने के लिए 51 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। और एक अमीनो अम्ल बनाने के लिए कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 20 प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसे भी याद रखिएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, फिर से मिलान करना है। तो कृत्रिम फलों को पकाने के लिए जो यूज होता है वो एथिलीन का यूज होता है। उसके बाद जो दूसरा है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के लिए हमारा जो यूज होता है वो हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी B का 4 हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो अगला है क्या है, शीतल पे यानी कोल्ड ड्रिंक्स में हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, यानी C का 1 हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज में किसका यूज होता है? तो क्वार्ट्ज में जो यूज होता है वो यूज होता है आपका सोडियम सिलिकेट, यानी जो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी बन जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर अक्सर डैश का प्रयोग करते हैं। टर्मिनल, नोड, डेस्कटॉप या हैंड होल्ड। तो मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर के एक्सेस के लिए यूजर टर्मिनल का यूज करते हैं, यानी जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर प्राथमिक रूप से किसके लिए उपयोगी है? इनपुट आउटपुट इंटेंसिव प्रोसेसिंग के लिए, डेटा रिट्राइवल ऑपरेशन के लिए, मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए, या इन सभी के लिए? तो सुपर कंप्यूटर इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सीपीयू क्या है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस या स्टोरेज डिवाइस? तो सीपीयू एक तरह का प्रोसेसिंग डिवाइस है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी होगा। निम्न में ईडीपी का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर या इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट? तो ईडीपी का जो फुल फॉर्म है वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर या माउस? तो इसमें जो इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है वो प्रिंटर है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, बाकी ये सभी एक इनपुट डिवाइस है। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? एडिट मेन्यू, स्पेशल मेन्यू, फाइल मेन्यू या टूल्स? तो प्रिंट के लिए जो हम सेलेक्ट करते हैं वो फाइल मेन्यू को सेलेक्ट करते हैं, यानी जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी बनेगा। कंप्यूटर की घड़ी की गति का मापक क्या है? बिट्स और मेगाबाइट्स, मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज, मेगाबाइट्स और गीगाबाइट्स, नैनो सेकेंड और पिको सेकेंड? तो कंप्यूटर की घड़ी का जो मापक है वो हम मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मेजर करते हैं, यानी जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। एंड्रॉयड क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑप्शन सी में, इंटरफेस या एक सॉफ्टवेयर? तो सभी को जानते हैं एंड्रॉयड एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे गूगल के द्वारा बनाया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंडिंग शेड्यूलिंग से क्या तात्पर्य है? एक प्रकार की शेड्यूलिंग, प्रोसेस एलोकेशन पॉलिसी, मेमोरी एलोकेशन पॉलिसी या रिपीटेशन पॉलिसी? तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है उसे हम प्रोसेस एलोकेशन पॉलिसी कहते हैं, यानी जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। डॉट नेट फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। उसके बाद हमारा जो अगला ऑप्शन है, जावा सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। इसमें से कूट क्या है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक या दो दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी जो हमारा जो डॉट नेट है वो डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, और जावा सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। निम्नलिखित में सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? डेटाबेस प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट या कंपाइलर? इसमें जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है एक इसमें जो उदाहरण हो जाएगा ये कंपाइलर हो जाएगा, यानी जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। BCD का पूरा नाम क्या है? बाइनरी कोडेड डेसिमल, बिट कंट्रोल डेसिमल, बाइनरी कोडेड डिवाइस या बाइट कोडेड डिवाइस? तो BCD का जो फुल फॉर्म है वो बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, डेटा की मात्रा को CPU में मेन मेमोरी और इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस में एक ही समय में ट्रांसमिट करता है।
डेटा विड्थ के द्वारा, बस विड्थ के द्वारा, मेमोरी विड्थ के द्वारा या कैपेसिटी के द्वारा। तो सीपीयू जो है डेटा को मेन मेमोरी से इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस में एक समय में जो ट्रांसमिट करता है वो बस विड्थ के द्वारा करता है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रोग्राम में एरर्स के करेक्शन को क्या कहते हैं? कंपाइलिंग, डीबगिंग, ग्राइंडिंग या इंटरप्रेटिंग। तो प्रोग्राम में जो एरर्स के करेक्शन को हम डीबगिंग कहते हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा डीबगिंग को। इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल क्या है? टीसीपी/आईपी, पीओपी, एसएमटीपी या C++। तो इंटरनेट का जो मानक प्रोटोकॉल है वो टीसीपी/आईपी है। यहाँ पर टीसीपी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल। W3C इसका प्रतीक है वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कम्युनिटी, वर्ल्ड वाइड वेब साइट कंसोर्टियम या वर्ल्ड वाइड वेब साइट कम्युनिटी। तो W3C का जो फुल फॉर्म है ये वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कथनों की सत्यता को अच्छे से वर्णन करता है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड को ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट के रूप में सेट नहीं किया जा सकता है। ये कथन गलत है, इसमें सेट कर सकते हैं। हमारा जो दूसरा कथन है, पृष्ठ संख्या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण स्लाइड के लिए ऊपरी भाग में डाली जा सकती है, ये सही है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी बनेगा, यानी जो पहला कथन है वो गलत है और दूसरा कथन जो है वो सही है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, वर्ड में कॉलम डेटा बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? वर्ड में जो कॉलम डेटा बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? जब तक कर्सर इच्छित स्थान पर ना पहुंच जाए लगातार टैब दबाएं, टैब सेट करें या टेबल मेन्यू का प्रयोग करें। आपको एक्सेल प्रयोग करना होगा। जब तक कर्सर इच्छित स्थान पर ना पहुंच जाए तब तक स्पेस बार दबाएं। तो वर्ड में जो कॉलम डेटा बनाए रखने के लिए क्या है, तो हम सीधा सा टैब को सेट करें या टेबल मेन्यू का यूज करेंगे, यानी जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। एक्सेल में 20*10/4*8 फॉर्मूला का मूल्यांकन करेगा या उत्तर आएगा। तो इसका ये तो काफ़ी आसान, 440, 6.25 या 2232। तो यहाँ पर जो स्टार का मतलब होता है वो 200 मतलब स्टार का मतलब ये मल्टीप्लिकेशन यानी गुना से है। तो यानी 200/32 ये लगभग 6.25 आएगा, यानी जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा 6.25। एक पारदर्शी DBMS उपयोगकर्ताओं के संवेदनशील सूचना को छिपाता है, उपयोगकर्ता से छिपाकर अपनी लॉजिकल संरचना रखता है, उपयोगकर्ता द्वारा प्रदान की गई भौतिक संरचना को रखता है या उपयोगकर्ता का अंतर्निहित हार्डवेयर को भौतिक मैप प्रदान करता है। तो DBMS जो है ये उपयोगकर्ता द्वारा प्रदान की गई भौतिक संरचना को रखता है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। DBMS है कि एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का प्रकार है। तो आज हमारा सेट 4 ख़त्म होता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।